अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और हमारी कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाएँ। पिछले प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू होती रही मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से, और हमारी कोशिश रही कि जो पैगामात आपकी तरफ से हम तक भेजे जाते हैं, मुख्तलिफ मामलात और मसाइल की निशानदेही की जाती है, उसके ऊपर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा, हफ्ते का आखिरी रोज़, और आज के दिन जो आवाम से जुड़े मसाइल हैं कोशिश करेंगे उनके ऊपर गुफ्तगू करें। साथ ही दीगर मेहमान भी हैं, उनसे भी मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। मुझ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाएगा। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान परवेज़ एच मद्रास वाला साहब, जो कि एक बिज़नेसमैन हैं, एक एनालिस्ट हैं और मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। पिछले कई प्रोग्राम्स में हम उनको मदऊ कर चुके हैं, आप देखते भी रहते हैं। तो परवेज़ साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद अख्तर हुसैन साहब, जो कि CEO हैं द सेफ सिटीज़न वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जनाब अख्तर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। परवेज़ भाई, सबसे पहले मुल्क की जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो सो कनेक्टेड है आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन से। अब यही हमारा कंसर्न रह गया है, जहाँ हम पॉलिटिकल इकनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, उसके फ़ौरन बाद हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है। बट एवरी नाउ एंड देन हम देखते हैं कि कोई धरना, एहतजाज और इस तरह का एक एपिसोड एक सामने आता है और उसके बाद फिर हम स्लो डाउन की तरफ चले जाते हैं। वुड यू थिंक कि क्या इसके लिए करने की ज़रूरत है? ये कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए? ये इतनी एजिटेशन जो यहाँ पाई जाती है, या जितनी अनसर्टेनिटी मैं कहूँ यहाँ पाई जाती है, वो शायद ना नेबरिंग कंट्रीज़ में या दुनिया के और किसी ममालिक में नज़र आती है। इलेक्शन के वक्त एक या साल करीब हो, इलेक्शन ईयर हो, ये हैपनिंग होता है वो, लेकिन हमारे यहाँ साल के 12 महीने, 5 साल के लिए हुकूमत आए, 5 साल यही कुछ देखने को मिलता है। कैसे ये जो स्टेबिलिटी है वो आएगी? मैं चाहूँगा इस पर बात करें। देखिए, शुक्रिया यासिर भाई। देखिए, हमारे यहाँ एज यू सेड के राउंड द क्लॉक जो है ना, हमारे कानों में यही बातें गूंजती रहती हैं, ठीक है ना, कि भाई ये होने वाला है, ये धरना होने वाला है। तो जो हम जो जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और हमारी इकनॉमी को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, वेदर वो गवर्नमेंट हो या आम जो इन्वेस्टर हो या कारोबारी हो, वो भी फिर क्या चला जाता है, वो हाइबरनेशन में चला जाता है, वो वेट एंड सी में चला जाता है। वो कहता है कि यार देखो, पॉलिटिकल हालात अच्छे होंगे या स्टेबिलिटी होगी तो फिर मैं अपना डायरेक्शन सेट करूँगा कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट लानी है या मुझे कारोबार करना है या मुझे किस डायरेक्शन में जाना है या मेरी प्लानिंग किस तरह से करनी है। तो ऑफ कोर्स एज यू राइटली सेड कि भाई ये सारा डिपेंड करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। अब ये तो हम देख रहे हैं कि भाई डे 1 से जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना कशमकश चली आ रही है, रस्सा कशी हो रही है, एक दूसरे को खींचतान कर रहे हैं कि भाई अब बात दरअसल ये है कि हमारे पास एक तो देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो इदारे हैं जो अपने आप को जो है ना उसके अंदर इन्वॉल्व करके ना इस चीज़ों को पैचअप करा सकते हैं, इस चीज़ों को सही डायरेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि वो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना वो भी डीरेल ना हो और दुनिया में जो जग हसाई हो रही है और हम हमारी जो दुनिया में हम हमारा जो है ना लूज़ कर रहे हैं फेस, वो भी ना हो। देखें ना, बात दरअसल ये होती है कि भाई इकोनॉमिक एक तरफ होती है, कारोबार एक तरफ होता है और पॉलिटिक्स अलग होती है। आप पॉलिटिक्स में जो भी करो, एक रूम में करो या अपने जो भी अपने इश्यूज़ हैं वो जिस तरह से सेटल करना है आप सेटल उसको करो, और दुनिया को तो कम से कम इस तरीके से या कारोबारियों को तो इस तरह से नहीं घसीटो ना उसके अंदर।
आप अपनी चीज़ों को, अपने अफेयर्स कहीं भी सेटल करो। जैसे एक होता है हस्बैंड और वाइफ होता है, उनके अंदर कोई लड़ाई होती है तो क्या है कि वो कहते हैं कि यार बंद कमरे में आप अपने आप को जो है ना सेटल कर लो, ताकि बच्चों के ऊपर उसका असर ना पड़े। कहते हैं ना हम लोग कि भाई बाहर बच्चों के ऊपर असर ना पड़े, मोहल्ले वालों को खबर ना हो कि भाई क्या हो रहा है। तो यही अप्लाई होना चाहिए हमारी पॉलिटिकल सीन में कि भाई आपके अफेयर्स जो होते हैं ना वो अपने साथ अफेयर करो, ताकि हमारी देखिए जनरेशन भी आ रही है, आगे जनरेशन में हमारे पॉलिटिशियंस बनेंगे, हमारे बच्चे आएंगे आगे कारोबार लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब वो इस तरह के माहौल को रोज़ाना जो राउंड द क्लॉक जो टीवी पे देख रहे हैं, जो डिस्कशंस हो रही हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है, ये हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं हमारे बच्चों को। अच्छा, आगे वो किस तरह से प्लानिंग करेंगे, वेदर वो बच्चे खुद या उसके पेरेंट्स, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें यहाँ हर तीसरा बंदा जो है ना वो पाकिस्तान से कह रहा है कि मुझे कहीं बाहर भेज दो, या वो वीज़ा लगाने की लाइनों में बैठा होता है। कितने लोग जो है पाकिस्तान से जो है ना बाहर निकल के जा चुके हैं। अच्छा, फिर इसके बाद ज़ाहिर बात है कि बाहर कोई ओपन आर्म करके बैठा तो नहीं हुआ है ना कि भाई पाकिस्तानी आएंगे 6 लाख 7 लाख और मैं उनको 6 लाख 7 लाख को अडॉप्ट कर दूंगा और उनको मेरी हमारे उसकी इकनॉमी पे बोझ बना दूंगा। कोई भी नहीं कहेगा ना, वो तो देखें हर कंट्री का एक अपने रूल्स होते हैं, तो वो अपनी इकनॉमी पे उनको बोझ तो नहीं बनाएगा, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको काम करना पड़ेगा, जब तो जाके वो किसी इकनॉमी के अंदर पार्ट एंड पार्सल होंगे। हमारी तरह तो है नहीं कि भाई वो अब्बा के यहाँ रह रहा है, किराए के अब्बा का मकान है, वो उसके अंदर रह रहा है, उसको कुछ भी नहीं है, घर का एक हांडी बनती है उसमें 12 लोग खा लेते हैं। बाहर ऐसा नहीं होता है। बाहर तो ये होता है कि जो बंदा एक इंडिविजुअल होता है उसको अपनी हांडी खुद तैयार करनी है, उसको उसका बंदोबस्त खुद करना है, उसको अपनी छत का बंदोबस्त खुद करना है। वो किसी के ऊपर बोझ बन नहीं सकता, ना उसको करने देते हैं। तो हमारे यहाँ तो यही है ना कि सारे लोग जाते हैं, तो गवर्नमेंट को तो ये चाहिए कि भाई देखें, सबसे पहले तो जो है ना अपने इश्यूज़ जो है ना वो जल्द से जल्द सेटल करें, और जो उसके अंदर ऐसे कोई स्टेक होल्डर हैं जो इनके जो इश्यूज़ को सेटल करा सकते हैं, उनको चाहिए कि भाई फर्दर जो है ना इसको डिले ना करें, ताकि जितना वो ज़्यादा डिले होगा इतना हमारे अंदर जो है ना लोगों के अंदर नाउम्मीदी जो है वो बढ़ती जा रही है, और जितनी नाउम्मीदी बढ़ती जा रही है ना तो हमारी उसका असर जो है ना हमारी यूथ पे जाता है। देखें, अब जो एक सर्टेन एज के लोग हैं उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, जो हमने पिछले कई सालों से 70 सालों से जो देख रहे हैं उसके अंदर आज तक कोई चेंज नहीं आया। वो वही चीज़ें जो है ना हम हर 5 साल या हर इलेक्शन के बाद हम वही चीज़ देखते हैं कि जो जीतता है वो कहता है कि यार मेरे साथ गलत सही हुआ है, जो हारता है वो कहता है मेरे साथ गलत हुआ है। तो बहरहाल इसको सेटल करने का कोई ना कोई तो फार्मूला उनको पैदा करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में तो अगर इस किस्म की चीज़ें हैं तो मेरे ख्याल में सबको साथ लेके चलना चाहिए। देखें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर आपने एक रूल्स बना दिए कि यार ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, हम कुछ भी करें इकोनॉमी को डिरेल, हम 10 साल तक इकोनॉमी का एक फार्मूला दे देंगे एंड जस्ट फॉलो दैट फार्मूला। और इसी तरह से एक ये भी होना चाहिए कि पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसका भी कुछ पावर शेयरिंग फार्मूला होना चाहिए, ताकि जो है ना हर बंदा आता है वो अपना एक रोल प्ले करे, और इसके बाद जो है ना वो अपना एक दूसरा जो जीतने वाला बंदा है उसको वो चांस दे, फिर इसके बाद वो दूसरा बंदा है उसको भी देखें। साथ साथ उनकी भी ट्रेनिंग होती जाती है, साथ साथ उनको भी इश्यूज़ होते हैं। पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, मल्टीपल इश्यूज़ हैं। ये नहीं है कि कोई 1 साल में या 6 महीने में जो मैजिक स्टिक है वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। इसके लिए तो जो है ना आपको मेरे ख्याल में जो हमने 70 साल जितने गुजारे हैं ना, मेरे ख्याल में हमें अभी तकरीबन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इन चीज़ों को सुधारने में। और अगर हमारा डायरेक्शन है कि पाकिस्तान को सुधारना है तो इसके लिए उनको मिल बैठ के ना तो ये चीज़ों को सोचना पड़ेगा और फार्मूला तैयार करना और रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये एब्सोल्युटली राइट कि उसके लिए आपके पास कोई प्लानिंग होनी चाहिए, और अगर कोई सर्टन प्लानिंग होगी उसके लिए, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर अभी मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। मैं ज़रा अख्तर साहब की तरफ आता हूँ। अख्तर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए
कि ये जो द सेव सिटीज़न वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या है? नाम से तो जाहिर है कि ये जो सिटीज़न हैं, यकीनन जो शहरी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कुछ काम कर रही है। ज़रा इसके चाहूँगा कि बताएं काम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है, हमारी टीम काम करती है रिसर्च के ऊपर माशाल्लाह। और हम जो है जो भी शहरी मसाइल हैं उनको जो है आला काम तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और जैसे अभी साथी ने बताया कि भाई जो है ना, पाकिस्तान जो है माशी तौर पर डिस्टेबलाइज है, पॉलिटिकली तौर पर जो है। देखें, दुनिया में जितनी भी कौमों का उरूज व ज़वाल का जब हम सिनेरियो देखते हैं, जैसे चाइना की आप मिसाल ले लें, बहुत खूब। तो उसमें जब तब्दीली आई तो उन्होंने जो है ग्रास रूट पे आके जो है, जो उनके मसाइल थे इंडिविजुअल तौर पर, ग्रास रूट के जो उनके शहरी थे उनके मसाइल को हल किया, तब जाके जो है ना उन्होंने एक रूट पाया। बिल्कुल ठीक है। अब मसला पाकिस्तान जो मैं समझता हूँ कि कराची, जैसे हमने अभी पिछले 2-3 सालों में रिसर्च किया कराची के ऊपर, कि जिसको पाकिस्तान का बैकबोन कहा जा रहा है कि भाई कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। ठीक है। और कराची की बदकिस्मती ये है कि पिछले 3 सालों में, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जो है, कि इन 3 सालों में जो यूथ की बात की जा रही है जिसने मुल्क को संभालना है, वो बजाय आगे की तरफ जाने के 60-70% जो है ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। अब वो ड्रग्स की तरफ, जब इस पर भी हमने देखी कि आया ये बच्चे जो है नौजवान हमारे ड्रग्स की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वो बच्चे जिन्होंने कराची में मैट्रिक किया, इंटर किया, जब वो क्योंकि लाजमी डिजिटल दौर है तो उसमें NIC की रिक्वायरमेंट मस्ट होती है। अब वो जो बच्चा जिसने मैट्रिक किया है, वो जब NIC के लिए नादरा में जाता है, तो नादरा में जो है ना उसको इधर उधर ये वो फलाना लाना, तो वो एक हद तक 2 चक्कर 4 चक्कर 6 चक्कर लगाता है। उसके बाद आखिरकार बेजार होकर, और तो कोई जॉब्स वगैरह मिलते नहीं है, फ्री होते हैं, तो आखिरकार जो है ना वो इस रूट के अंदर जो है चला जाता है। इस सिलसिले में जो है हमारा अपना एक रिहेबिलिटेशन सेंटर जो हमने माल्टीपुर रोड पे रिसेंटली जो है 3 सालों से जो है हम उसको रन कर रहे हैं, और उसमें जो है 1000 से 1200 बच्चे जो हमारे हाथों से गुजरे हैं, जो इस वक्त भी तकरीबन कोई 200 से अबव वहाँ पे बच्चे हैं। तो जब उनको हमने देखा, उन पर रिसर्च किया कि आया कि बेटा ये क्यों आप लोग इस रूट को देखते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा सिनेरियो हमें नज़र आया कि जहाँ हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कि वो जो एक लाबी पिछले 20-25-30 सालों में जनरल मुशर्रफ के दौर से लेकर पाकिस्तान को सियासी तौर पर, माशी तौर पर डिस्टेबलाइज करने के लिए जो काम कर रही थी, जो जिसका एक सिनेरियो आप देख सकते हैं कि सुसाइड अटैक्स हैं उसके अंदर, जो है ना पॉलिटिकली डिस्टेबलाइजेशंस हैं, तो अब वो जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इस शोबे पे कर रही है कि भाई जब नौजवान ही नहीं होंगे तो फिर जो है पूरा सिस्टम जो है पाकिस्तान का जो है किस तरीके से आगे जाएगा। तो मैं खासकर जो है बॉस से, जिस तरह आप लोगों ने शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया बॉस का, तो मैं भी समझता हूँ कि बॉस को जो है थोड़ा सा जो है सोचना पड़ेगा, इस चीज़ पे देखना है कि आया जो कराची का जो नौजवान है जिसने कल पाकिस्तान को आगे ले जाने में एक रोल क्रिएट करना है। सही है, आप पिछले 10 से 15 साल की मिसाल ले लें कि पिछले 10 से 15 साल के अंदर वो कराची जिससे जो है नामवर डॉक्टर पैदा होते थे, नामवर इंजीनियर्स पैदा होते थे। आप मुझे बताएं कि कोई एक बड़ा नाम पिछले 10 से 15 सालों में जो उभर कर आया हो। जर्नलिस्ट पैदा होते थे कराची के अंदर। लेकिन अब जो है अलमिया ये बन गया कि पॉलिटिकली जब बंदा सुबह उठता है तो टीवी ऑन करता है, देखते हैं कि यार मुल्क का जो है ना हाल जो है ना धरना, ये वो फलाना लाना, तो इससे हमें निकलना होगा। हमें जिस तरह कल जो है ना चीफ साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की है कि भाई मेरी शख्सियत या हमारी पहचान कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक है। अगर पाकिस्तान है तो पूरा सिस्टम है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको भी ये चीज़ बहाल करवाना चाह रहा हूँ कि भाई जो कराची शहर में जो सिर्फ नौजवानों के साथ मसले नहीं, अक्सर अमूमन लोग आते हैं क्योंकि हमारा इदारा लोगों के मसाइल सुनता है, दी सैफ सिटीज़न जो है, तो अक्सर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि जो इदारे कराची के अंदर काम कर रहे हैं उनको अपनी चीज़ों को तब्दील करना होगा। उनको जो है आके उनके जो भी जेन्युइन मसले हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, जो रिश्वत का एक बाज़ार जो है अभी तक जो गर्म किया हुआ है, उससे बाहर निकलना होगा। जब तक उससे बाहर नहीं निकलेंगे मुल्क आगे की तरफ, क्योंकि आगे पीछे नहीं हो सकती जो है ना आपकी। आपने सही कहा कि ये प्रॉब्लम है, और इदारों के अंदर ख़ास तौर पे ये जो कुछ हो रहा है
ये एक बड़ी वजह बन रहा है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड होते चले जा रहे हैं, इसलिए लोग जो है वो फिर सहारा लेते हैं और फिर उनको लीगल असिस्टेंस भी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि बहुत सारे मामला इतने हैं कि जिसमें कानूनी पहलू हैं, एक आम आदमी को समझना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, फिर केसेस वगैरह हैं, उसके भी आपके पास लोग आते होंगे यकीनन। देखें, जो हमने पिछले 3 से 4 सालों में जो है ना कराची की 2 से 2.5 करोड़ जो है मरदमशुमारी के मुताबिक जिसकी आबादी है, और उनके मुताबिक जो है कराची में एक बहुत बड़ी आबादी जो है तकरीबन क्रॉस देन 40 लाख 40 लाख से ज़्यादा बंगाली कम्युनिटीज़ रहती हैं, और इसके अलावा जो है ना बिहारी रहते हैं, इसके अलावा जो है नॉन मुस्लिम जो क्रिश्चियंस वगैरह जो हिंदू वगैरह जो जिनको आप इंडिया से माइनॉरिटीज़ कह लें आप इनके, तो इनके जो ज़्यादातर जो बच्चे हमने वैल्यूएट किए हैं, जो हमारे पास फिगर आ रहा है, इन्हीं के बच्चे आ रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये पसमानदा इलाके में रहते हैं। तो इनके जो जीनियन एक्चुअल जो 18 से 20 साल का नौजवान जिसने मुल्क के इकोनॉमी के अंदर अपना हिस्सा डालना है, अब वो बच्चा जो है जब उसके पास NIC ही नहीं है तो अपना हिस्सा क्या डालेगा, क्या एडमिशन लेगा, क्या पढ़ेगा, क्या। अब नादरा में जब वो जाते हैं तो वो बच्चा जो 22 साल का है, आज 2024-25 चल रहा है, उसकी बर्न यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे, हमारे बॉर्डर सारे सील हुए पड़े। उससे जो है जब हम उससे जो है भाई 1971 के सबूत लाओ, फलाना लाओ, ढलाना लाओ, तो ये इसको तब्दील करना पड़ेगा, आपको इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इनके लिए कोई रूट जो है इनको उस लेवल पे लाना होगा कि इनके मसाइल को आपको सोल्व करना पड़ेगा। इनको आप उठा के किसी और मुल्क में, समंदर में गर्क भी नहीं कर सकते और ना कहीं और फेंक सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सबसे बड़ी नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर जब तक इसके ऊपर काम नहीं होगा, इसको बहुत अरसे से इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इस मामले को हल करना ज़रूरी है वगैरह, जैसे अभी अख्तर भाई बता रहे थे, और बिल्कुल उन्होंने सही बताया कि यही कुछ हमारे पास भी फिगर्स आ रहे हैं, ये बड़ी तेज़ी से फिर मनशियात के आदी होते चले जा रहे हैं, और अगर इस सिलसिले को ना रोका गया तो फिर यही डिप्राइव यूथ जो है वो आगे जाके आपके ऊपर एक बड़ी लाइबिलिटी बनेगी, जिसके लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है। अभी मैं अख्तर भाई से और भी इस हवाले से बात करूँगा, क्योंकि एजुकेशन और दीगर मामलों पे भी यकीनन काम कर रहे हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ये अच्छा काम कर रही है, और ये सब वक्त की ज़रूरत है कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाए। अब परवेज़ भाई, मैं थोड़ा सा आगे इकॉनमी को लेके चलता हूँ। आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो लाई करती है आपकी यूथ के अंदर, और अभी जैसे अख्तर भाई बता रहे थे कि ये सिचुएशन है अभी बड़ी क्रिटिकल होती जा रही है, अभी अक्रॉस द कंट्री, सिर्फ कराची की इसकी बात नहीं है, सिंध की, बट ये पूरे पाकिस्तान में ये सिचुएशन इमर्ज हो रही है। और फिर हो ये रहा है कि उनको मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग हैं वो उनको अपनी तरफ माइल कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, और रेस्ट आपको पता है कि क्या कुछ हो रहा है। कंट्रोल कैसे किया जाए, ना एजुकेशन है ना हेल्थ के ऊपर कोई बात करते हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड आपके शहर होते चले जा रहे हैं, आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है, कैसे अट्रैक्ट करें हम किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स को, चलिए ये बताएं। कल रात को मैं एक इवेंट में गया हुआ था, वहाँ हमारे एक पॉलिटिशियन जो हैं नई पार्टी के, उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे थे। तो वैसे भी आपको या सबको यही हम समझते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो हमारी यूथ है, जो 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन है, और जिसको हम समझते हैं कि ये आगे हमारी इकोनॉमी की बैकबोन बनेगी, क्योंकि हम उसको बिल्कुल सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे पास इतनी यूथ है जो पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी। मगर वो यूथ किस काम की कि जो यूथ के पास जो है ना डिग्री ना हो, वो यूथ किस काम की कि जो हेल्थ वाइज जो है ना वो उसके अंदर जो है ना वो ताकत ही ना हो, ठीक है ना। हमारी जो बच्चे जो अभी पैदा हो रहे हैं और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी हो रही है, और जो हमारी माएँ जो है ना बच्चा पैदा करने के वीकनेस से वो जो है ना बच्चा मर जाता है, और फिर इसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उनको वो खाना नहीं मिलता है, दो टाइम की रोटी नहीं मिलती है, वो बंदा उसके अंदर वो ताकत ही नहीं आएगी, स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी, और वो बंदा अपनी जो एज से जो है ना, जो सर्टेन एज से वो उसके अंदर कमज़ोरियाँ आती जा रही हैं, तो वो अब हमारी उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना। हमारी इकनॉमी में ना एजुकेशन है, ना वोकेशनल ट्रेनिंग है, ठीक है ना, ना आपने उसको इस तरह की जो एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं, जिस इलाकों में जो पसमानदा इलाकों में जिस तरह से लोग रह रहे हैं ना, हम अगर उस इलाकों को कभी जाके देख लें और जिस तरीके से वो रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि वो कोई
कराची के बड़े शहर में नहीं रह रहे हैं, वो ऐसे जगहों पे रह रहे हैं कि विलेज में भी बाज़ों का अच्छी जगहें होती हैं कि आदमी खुला डुला माहौल होता है, आदमी के पास खेल कूदने के लिए जगह होती हैं और उसके अंदर आप कीचड़ में गटरें बह रही हैं, आपके पास एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लोगों के डोमेस्टिक इश्यूज होते जा रहे हैं, एजुकेशन है नहीं, सारा दिन बच्चे वहाँ घर में होते हैं, खाना होता नहीं है, एक दूसरे के लूटने के चक्कर में होते हैं, बच्चों का डायरेक्शन ही यही होता है, चोरी चकारी का, मोबाइल स्नैचिंग का हमारे पास बहुत हो गया है। तो ये सारे डोमेस्टिक इश्यूज जो है ना, वो हमारे पास जो 60% पॉपुलेशन की जो डायरेक्शन है ना, वो यहाँ हो गई है रादर देन इकोनॉमिक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये देखें ना हमारे पास आप देखेंगे कितने स्कूलों में बच्चे जाते हैं, कितनी गवर्नमेंट स्कूल हैं, इतने पैसे जो है वो उसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं हर साल, इकोनॉमिक हमारे बजट का एक हिस्सा, वो इनफ तो नहीं होता है बहरहाल, मगर जो भी डाल रहे हैं वो सारा कूड़े में जा रहा है, क्योंकि हमें उससे कोई प्रोडक्ट मिलती ही नहीं है। जो पैसा जा रहा है वो वेस्ट हो रहा है, उससे चलो कोई प्रोडक्ट मिले या बच्चों को वो एजुकेशन मिले या हमारी यूथ उस लेवल की एजुकेशन ले रही है तो हम कहें कि यार चलो बहुत अच्छी बात है, और वो जो 60% यूथ है हमारी इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे आगे जाके। मैं नहीं समझता हूँ, मैं आज आपको इस आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूँ कि मैं नहीं समझता हूँ कि वो यूथ जो है वो 60% यूथ है वो इस काबिल है कि वो हमारी इकोनॉमी को आगे लेके जाए। इसके लिए हमें वॉर फुटिंग पे ये चीज़ों को हल करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारी यूथ का फ्यूचर क्या है। देखें ना, आप उनको डायरेक्शन तो आप देंगे, पेरेंट होते हैं ना, वो अपने बच्चे का फ्यूचर देते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा तो वो इंजीनियर बनेगा, तो बच्चे को सपोर्ट करते हैं। फिर बहुत से दूसरे मुल्कों में जो होता है ना, हेल्थ और एजुकेशन वो दोनों फ्री होती हैं, ठीक है ना, हेल्दी बच्चा, ठीक है ना, स्मार्ट बच्चा, बिल्कुल सही, पेट भरा होगा किसी का तो वो अच्छा काम करेगा, ब्रेन फंक्शन करेगा, ठीक है ना, ब्रेन फंक्शनिंग। अगर वो उसकी स्टंट ग्रोथ होगी, ठीक है ना, पैदा ही बेचारा वो कमज़ोर हुआ है, आगे उसकी खाने के लिए घर में पैसे नहीं हैं, तो वो क्या आगे जो है ना चीज़ों को आप तो शनाख्ती कार्ड तो छोड़ देना पहले, तो आप CNIC तो छोड़ देना पहले, तो वो पेट होता है ना, और पहले उसकी ग्रोथ होती है, फिर इसके बाद वो शनाख्ती कार्ड और दूसरी चीज़ें आती हैं। मगर हमारे पास तो ये बेसिक चीज़ें ही नहीं है। स्कूल, कितने स्कूल लोग जो है ना बच्चे घूम रहे हैं। अब आप देखें, अगर आप उन एरियाज़ में चले जाएं जिन एरियाज़ की अभी भाई ने बात की, तो उन एरियाज़ में आप देखेंगे कितने बच्चे जो है ना आउट ऑफ द स्कूल हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को या डिप्टी कमिश्नर को या असिस्टेंट कमिश्नर को ये आप पूछें जाके कि यार ये बच्चे तुम्हारे इलाके में क्यों रोड पे घूम रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कूलें हैं तो क्यों स्कूलों में नहीं देते। पता चलेगा कि भाई वो कमिश्नर साहब बोलेंगे कि भाई हमारे स्कूल में तो टीचर भी नहीं है। अच्छा, स्कूल में अगर चलो टीचर भी दे देंगे तो उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज जो है ना उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वेदर वो जो टीचर है वो उस बच्चे को पढ़ाने के लायक है कि नहीं है, उसको खुद पता है कि क्या पढ़ाना है, ठीक है ना, वो मैथ्स का सवाल सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है। फिर आप स्कूलों के अंदर फैसिलिटी, अगर स्कूलों में पंखा नहीं होगा, डेस्क नहीं होंगे, बाथरूम नहीं होंगे, कंप्यूटर लैब नहीं होगी, तो उस स्कूल में बच्चों को भेजने का क्या फ़ायदा। वो तो वो बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ मिल के ना वो बिगड़ ही जाएगा। देखिए, आगे बढ़ने के बजाय वो और मज़ीद बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो सारे लोग एक जगह पे नोटोरियस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और क्योंकि वो टीचर की तो वो कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको कोई अच्छी डायरेक्शन दे सके। तो ये सारे हमारे पास डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं। लाइक आई सेड अर्लियर कि ये हमारा जो कि पिछले सालों में, पिछले हम लोग 70 सालों में जो हमने जो गंद बनाया हुआ है, पाकिस्तान वॉज ए वेरी प्रॉमिसिंग एंड प्रोग्रेसिव कंट्री। दुनिया पाकिस्तान को मांगती थी, हम दुनिया को कर्जे देते थे। आज हम जो है ना सबसे कहते हैं ना कि सबसे पीछे रह गए। हम अपने श्रीलंका से पीछे रह गए, हम बांग्लादेश से पीछे रह गए, ठीक है ना। कौन से ऐसे मुल्क हैं जो हमसे जो है ना अब पीछे हैं। हम अपने कुछ ही नंबर पे 106 नंबर पे हैं, ठीक है ना। अब पॉल्यूशन देख लें हमारे मुल्क में, हम यार दूसरे मुल्कों को हम लोग यही कहते हैं कि यार उसने हमारा मुल्क को पॉल्यूट कर दिया,
उसने ये कर दिया, हम कहते हैं पड़ोसी मुल्क ने हमारे मुल्क को पोल्यूट कर दिया, और पड़ोसी मुल्क का इंडेक्स जो है ना वो 360 है और हमारे यहाँ कम ना इंडेक्स 1000 है। तो भाई अगर उसने तुम्हारा पोल्यूट किया होता तो उसका भी 1000 होता इंडेक्स, पोल्यूशन इंडेक्स, तो 300 तो नहीं होता ना उसका। तो हम एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय हम अपनी चीज़ों को क्यों नहीं देखते, क्यों हम एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई हमारे अंदर खामियां हैं और हमें इसको सुधारना है। हम क्यों इस तरह के डिपार्टमेंट नहीं बनाते और क्यों उस डिपार्टमेंट को नहीं पूछते कि भाई तुम बताओ कि ये क्यों हुआ। हम क्यों कमिश्नर को नहीं पूछते कि बच्चे हमारे रोडों पे क्यों घूम रहे हैं, क्यों स्कूलों में नहीं जा रहे। बिल्कुल आपने घोस्ट स्कूल बने हुए हैं, कहते हैं ना कि पहले तो घोस्ट एम्प्लॉयमेंट होती थी, अब घोस्ट स्कूल बने हुए हैं। जिस मुल्क में तालीम नहीं है ना उस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अख्तर भाई आपकी तरफ आऊँगा। अभी जैसे आपने बताया कि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। दूसरा ये कि अभी जैसे एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है, यकीनन बहुत सारे लोग, आपका तो इंट्रैक्शन क्योंकि लोगों से होता है ना, आप ऐसे एरियाज़ में काम करते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ हर जगह नहीं काम करते, और भी बहुत सारी NGOs के साथ में काम कर चुका हूँ, उनके इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ जाना, कोर इश्यूज़ के ऊपर काम करना, आपने बड़ी बुनियादी चीज़ की निशानदेही की है, बड़ा ज़रूरी है। और क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर हैं जो आप समझते हैं कि इनको हल करने की ज़रूरत है? कि जैसा भी परवेज़ भाई ने कहा ना, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मैलन्यूट्रिशन पे ही काम नहीं हुआ ना, खुराक की कमी होगी, बच्चा ग्रो क्या करेगा? फिर यह कह रहे वो किसी तरह ग्रो कर भी जाए तो उसकी जो बेसिक नेसेसिटी है उसको सोसाइटी में अगर मूव अराउंड करना है तो NIC उसको चाहिए, वो नहीं है। और क्या क्या इशूज़ अख्तर भाई? देखिए, एक चीज़ इसमें मज़ीद मैं ऐड करूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है रेड जोन के अंदर है और IMF से इतना भारी कर्जा हमने ले लिया है कि जिसको जो है ना एक हाथी की मिसाल ले लें कि एक हाथी को कंधे पर उठा लें और एक बंदे का काम नहीं है, इसके लिए जो है दर्जनों बंदे चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। तो फिलहाल में हम जो समझते हैं कि वो जो बार बार आप 60% यूथ की बात कर रहे हैं, चीफ साहब भी बता रहे हैं यूथ यूथ यूथ, तो माशाल्लाह आपके पास कराची की, एक छोटे से कराची की मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि कराची में जो है आपके पास यूथ रेडी है। सिर्फ उनके छोटे छोटे माइनर्स प्रॉब्लम्स हैं, मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके माइनर्स प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप उस यूथ के माइनर्स प्रॉब्लम्स को, जिसके अंदर उनका जो है NIC का मसला है, हेल्थ का मसला है, फिज़िकल मसला है, छोटे छोटे मसाइल हैं, अगर आप उसको हल कर देते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ी खेप तैयार हो जाती है जो कि आपके आगे आने वाले 2-3 सालों के अंदर जाके आपकी इकोनॉमी में जो है अपना हिस्सा डाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपने वक्त का 75, आपने बात 75 साल या 100 साल की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आपने रियासत को ला के कहाँ खड़ा किया। बहुत आपने जो 1947 में वो पाकिस्तान जो कि जापान और दूसरे ममालिक को जो है ना अपने उनके वक्त पे जो है ना उनको कर्जा फराहम करता रहा, एयरलाइंस बना रहे हैं, चाइना जैसे मुल्क को आपने जो है डोनेशंस देते रहे, बांग्लादेश को आप देते रहे। आज आप देख लें कि बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ है और हमारी इकोनॉमी कहाँ है। तो आपको जो है बजाय लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के, वो जो आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाने की तरफ जा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपने टाइम वेस्ट कर लिया है। अब एक बंदा है, उसके पास जो है ना नमाज पढ़ने का, नमाज का वक्त उसका ख़त्म हो रहा है, अब वो कहे कि यार मैं नफले भी पढ़ूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, तो ये बेकार बातें हैं। ये हमें इस चीज़ से निकलना होगा, हकीकत को आगे सामने रखना होगा और ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जो है आपको पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। और चीफ साहब को यही पैगाम हम देना चाह रहे हैं। चीफ साहब जो है, ग्राउंड रियलिटी यही है कि आपको जो है कराची के यूथ के जो मसले मसाइल हैं उनको आपको सोल्व करना होगा। क्योंकि मैं कराची का जो यूथ है, कराची का जो, अभी मैं सुबह आपके पास आ रहा था तो मैं केमाड़ी से आया हूँ, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई 7-8 ब्रिज जो है रास्ते में पड़े हैं। हाल ये बना हुआ है कि कोई ब्रिज ऐसा नहीं है जिसके नीचे जो है 50-60 बंदे लेटे हुए नहीं हो। क्या ये, अब क्या मैसेज दे रहे हैं आगे? आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि भाई कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। मैं पिछले वीक पे पंजाब में रायवन इज्तिमा में था, वहाँ मैं इस चीज़ को वैल्यूएट कर रहा था कि आया लाहौर का पाकिस्तान के चलाने में कितना हिस्सा है। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया और इस चीज़ को मैंने माना कि कराची इज़ द बेस्ट। कराची जो है बैकबोन है, जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी चीज़ें हैं वो कराची के अंदर है। तो कराची के जो मसाइल्स हैं, खासकर यूथ के जो मसाइल्स हैं, वो जो है आपको बारीक बीनी से उनको सामने लाना होगा, उस पर रिसर्च करना होगा। और जिस तरह रियासत को माँ का दर्जा दिया गया है किसी भी माशरे के अंदर, सही है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है, हमारी जो इंतज़ामिया है, वो जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि खुदारा जो है ये वतन अजीज़ पाकिस्तान बचेगा तो आपकी कुर्सियाँ बचेंगी।
वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसात यूं नहीं होते हैं। ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात की आप। और अब जो है हर गुजरते दिन जो एक आम बंदा है, यानी कि एक टाइम था आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान में जो है कुछ लोग ऐसे होते थे जो अमीर तरीन होते थे, कुछ मिडिल क्लास होते थे, कुछ गरीब होते थे। अब तो मिडिल क्लास जो लोग थे वो भी गरीबों की फहरिस्त की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम जैसे 4 बंदे बैठे हुए तो चारों जो है परेशान ही हैं। ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल आपका जो एनालिसिस है बिल्कुल दुरुस्त है कि यही प्रॉब्लम है, डिटेरिएट कर रहे हैं, हमारी कंडीशन जो है ना वो ख़राब होती चली जा रही है। ये इकोनॉमिक सिचुएशन की इन्होंने जो निशानदेही की है अख्तर भाई ने, बिल्कुल मैं इनकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ, इन्होंने सही हाईलाइट किया। और ये सिर्फ वो शख्स जान सकता है। अगेन मैं ये बात कहता हूँ कि हम यहाँ से बैठ के जो फैक्ट्स एंड फिगर हमें देखते हैं या मिलते हैं वो हमें हमारे रिपोर्टर्स टीम जिन इलाकों में जाती है वहाँ से देते हैं। आप तो कम बेश तमाम ही छोटे बड़े इलाकों में काम कर रहे हैं, जहाँ से भी आपने बताया वहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है, क्या कुछ कितने इलाके इसको आप थ्रू कर कर आते हैं और क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। तो ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि ये जो पॉवर्टी है, गुर्बत बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है और इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं ले रहा। और सेकेंडली ये कि आपके पास इतनी बड़ी एक फ़ौज है, ब्यूरोक्रेसी है, सब कुछ है, ब्यूरोक्रेसी की ही फ़ौज है और उसमें लोग हैं, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, क्या कुछ है, लेकिन डिलीवरेंस के दर है। सवाल ये पैदा होता है कि कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आता। ना आप किसी डिपार्टमेंट से जाके कोई डाटा ले सकते हैं, आपके पास तो शायद लोगों की तादाद होगी, इनके पास तो शायद तादाद भी लोगों की है उनकी, तो उनसे क्या सवाल किया जा सकता है। परवेज़ भाई ये है असल इशू कि हम तो डायग्नोसिस बाद में करेंगे, उसका जो इलाज है वो आपको बाद में बताएंगे। पहले तो एक्चुअली आपको पता होना ये चाहिए कि आपके पास लोग कितने हैं, कि प्रॉब्लम है कितने लोगों के साथ। तो कुछ भी नज़र नहीं आता। जैसा भी अख्तर भाई बता रहे थे कि आपके पास ब्यूरोक्रेसी की पूरी एक फ़ौज है, बड़ी बड़ी फॉर्चुनर्स हैं, क्या कुछ नहीं है, लेकिन डिलीवरेंस किधर है। इस कल्चर को कैसे ख़त्म करेंगे? ये तो स्टेटस को चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। ये तो मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी इस एजेंडे पे काम भी कर सकेगी। जी नहीं, हमारे पास यू राइटली सेड कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो एक्चुअली नहीं है प्रॉपर। हमें पता नहीं है कि भाई हमारी प्रायोरिटीज़ पहले क्या है क्या। तो ज़ाहिरी बात है कि जब तक हम उस चीज़ों को नहीं देखेंगे तो हमें पता ही नहीं है कि हमारा जो पैसा है उसको किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है, किस शोबे में हमें पहले लगाना है। देखें, कुछ भी हो जाए, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो जो है ना गवर्नमेंट अपने जो है ना एक्सपेंसेस जो है खर्चे वो कम करें, कर्टेल करें। देखिए, आप पहले दुनिया को देख लें, दुनिया में बड़ी बड़ी हुकूमतों को देख लें और आप देखें कि उनकी जो मिनिस्ट्री हैं वो कितनी है और वो मिनिस्ट्री में कितने लोग हैं और उसकी परफॉर्मेंस और डिलीवरेंस क्या है। अब आप देखें कि हमारे यहाँ जो 61 मिनिस्ट्रीज़ हैं उसका जो बोझ है वो आवाम पे जा रहा है और हमारे बजट का एक हिस्सा लेके चले जाते हैं और उनके ऊपर कोई उसका रिज़ल्ट नहीं आता है। अगर देखें, हम जिस शोबे में 61 जो मिनिस्ट्री के जो जिस शोबे को देख लें, उठा के देख लें, वो शोबे की परफॉर्मेंस जो है ना वो इतनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। अगर उसकी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है तो उसको बंद करो, ठीक है ना, उसको बंद करके किसी और में मर्ज कर दो। कम से कम उसकी मिनिस्ट्री के खर्चे तो बचेंगे, उसके जो पैसे दे रहे हैं उसकी चलो एक लैंड क्रूज़र ही कम हो जाएगी, ठीक है ना, उसका पेट्रोल ही कम हो जाएगा, मिनिस्टर का जो है ना वो ट्रैवलिंग अलाउंस और ये भी कम हो जाएगा, फ्री की बिजली, फ्री का पेट्रोल वो कम हो जाएगा। तो कम से कम ये कहते हैं ना कि आटे में नमक तो कुछ पड़ेगा ना, तो ये कम हो जाएगा। तो हमें तो पहले ये चीज़ों को इन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई कहाँ नॉन परफॉर्मिंग जो है ना हमारे डिपार्टमेंट है ना उसको देखना पड़ेगा, उसको पहले शॉर्ट करके कट डाउन करके फिर हमें देखना है कि भाई हमें आगे और किस तरीके से चीज़ों को लेके जाना है। इन चीज़ों को एड्रेस करने का सबसे प्राइमरी जो काम है ना वो यही है कि हमें सबसे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस देनी है ना वो एजुकेशन पे देनी है। देखें, जब तक लोगों के पास ये पता नहीं चलेगा ना कि एजुकेशन आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है जी, आपको बताती है कि क्या सही है क्या सही नहीं है। ठीक है, दुनिया आजकल AI में जा रही है, दुनिया का किस डायरेक्शन में जा रही है। आप देखें कि हम दुनिया ईजाद के ऊपर ईजाद कर रही है, ठीक है ना, दूसरी चीज़ें कहाँ दुनिया में हर मुल्क में कोई ना कोई चीज़ों की एक नई डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल ठीक है। हमारे मुल्क में जो है ना हमने क्या कोई चीज़ डेवलपमेंट तो नहीं की ना, क्योंकि हमारे पास वो अब वो कैपेसिटी नहीं है, ना वो लोग हैं,
ठीक है ना, और ना हमारे पास वो इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट होने के बावजूद भी दुनिया जिस तेज़ी से आगे जा रही है ना, वो हमसे 100 साल आगे निकल गए। एग्जैक्टली। अब हमें उनको पकड़ना है, और पकड़ने के लिए हमारे पास फौज तैयार है, जैसे कहते हैं ना यूथ तैयार है। मैं उस फौज की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमारे बॉर्डर पे जो पाकिस्तानियों की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास जो ये फौज है ना, ये भी इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से उस फौज को, जिस तरह से हम बजट का एक अच्छा हिस्सा देते हैं ना उनको आगे डिफेंड करने के लिए या पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए, इस तरह से हमें अगर इकोनॉमिकली पाकिस्तान को डिफेंड करना है या इकोनॉमिकली पाकिस्तान को किसी जगह पे पहुंचाना है, तो हमारी ये जो फौज है ना, इसके ऊपर भी हमें आगे पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उनको उनके ऊपर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि यार ये चीज़ें करनी है। और इसके लिए मैंने कहा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप नॉन परफॉर्मिंग जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, नॉन परफॉर्मिंग जो हमारे शोबे हैं, एंटिटीज हैं, उसको ख़त्म करें, उसको या तो किसी के साथ मर्ज कर लें। हमें नहीं चाहिए वो चीज़ें। हमें वो नहीं चाहिए कि भाई एनवायरनमेंट वाला क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट वाला कर रहा है वो सामने नज़र आ रहा है क्या कर रहा है। हमें पता चल रहा है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट वाला क्या कर रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि बच्चे जो है ना वो मॉल न्यूट्रिशन और लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि भाई उसको डिपार्टमेंट को बंद करो। भाई जो तुमने डिलीवरी नहीं किया तो फिर उसका क्या फ़ायदा। और वो चीज़ों को हमें डायरेक्ट जो है ना उनके ऊपर देना चाहिए। सबसे पहले छोड़ दें सारी चीज़ें, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, इसके अलावा पाकिस्तान का कोई दूसरा हल नहीं है। दैट्स द बॉटम लाइन, और यही सबसे पहले करने की ज़रूरत है। अख्तर भाई आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा वक्त कम है और बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। और जो NGOs हैं मुख्तलिफ, आजकल आपको पता है ना, आपका तो ताल्लुक़ इससे है, दस्तरखान है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक तो बड़ी लंबी डिबेट है कि आया सही है या नहीं है। आपकी इंटेंशंस क्या हैं, कि आप भी यही करने का इरादा रखते हैं या कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। नहीं, दस्तरखान की तरफ तो खैर ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम बेसिकली जो है स्टूडेंट्स को फोकस कर रहे हैं। यानी कि वो बच्चा जिसके हाथ में मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, जिसने इस पाकिस्तान को जो है नर्सरी से लेकर प्राइमरी दैन सेकेंडरी, जो बचपन में वो कौमी तराना जो हुब्बुल वतनी उसके अंदर है, हम उसके मसाइल को फोकस कर रहे हैं। उसके पीछे भी उस पर भी हमने रिसर्च की, आखिर उसको ही क्यों फोकस कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि देख रहे हैं कि वो इन मसाइल के चक्कर में ये पूरे सिनेरियो के अंदर उसकी जो हुब्बुल वतनी क्लास प्राइमरी के अंदर 99% थी, वो सेकेंडरी के अंदर आके जो है 50 हो गई। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गया तो उसकी हुब्बुल वतनी नीचे आ रही है। देखें अभी रिसेंटली जो है वो अपना KPK के अंदर पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर एक पुलिस का सिपाही जो है ना, वो पुलिस में भर्ती होने के बाद उसने कोई अटैक वगैरह किया। किसी भी रियासत को बचाने के लिए हुब्बुल वतनों का होना ज़रूरी है। वतन की मिट्टी से मोहब्बत जो है, इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उन बच्चों को, ताकि वो बच्चे गलत हाथ, जैसे आपने भी अपने बातों में बताया कि भाई सोशल मीडिया के जरिए लोगों का माइंडसेट कन्वर्ट करना जो कि आसान काम हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो उनको हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उनके क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और इस सिलसिले में जो है कई जगहों पे ऐसे हैं जहाँ पे जो है ना नादरा के खिलाफ जो है हमने केसेस किए हैं कोर्ट की मदद लेकर, और उन बच्चों को NSCs वगैरह जो है प्रोवाइड करवाएं, उनकी फैमिलीज़ को प्रोवाइड कराएं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो जैसे सर ने कहा भाई मसले का हल क्या है। मसले का बिल्कुल मैं जो समझता हूँ, पाकिस्तान जिस सिनेरियो पे खड़ा हुआ है, इस पे जो है मसले का हल सिर्फ एक ही है। वो इंग्लिश का एक जुमला है, एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही। जब तक एज ए पाकिस्तानी मैं अपने आप को ठीक ना कर लूँ, मैं अपने मामलात में ठीक कर लूँ, आप अपने मामलात ठीक कर लें, सर अपने मामलात ठीक कर लें, तो ऑटोमेटिकली मेरा प्यारा पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। यकीनी तौर पर जो है आज जो हालात पाकिस्तान के नज़र आते हैं, आप मुझे बताएं कि क्या ये पाकिस्तान, जिन माओं ने अपने लख्ते जिगर कुर्बान किए इस पाकिस्तान के लिए, जो है जनरल साहब बार क्यों, जनरल साहब रिसेंटली गए, जनरल साहब ने कल मिसाल दी है कि अगर रियासत का पता हो, पाकिस्तान की अगर अहमियत को जानना हो तो आप जाके फ़लस्तीन के अंदर देखें, उनका लीबिया में देखें, शाम के अंदर आप देखें जो है ना कि वतन अजीज़ क्या चीज़ है। आपको एहसास होगा जो है ना, मतलब कि वतन अजीज़ क्या है। अब ये प्यारे वतन की हमने और आपने कदर करनी है, और कदर तब होगी जब हम अपने आप को इंडिविजुअल तौर पर माशरा बेहतरी की तरफ लाएगा। वो जावेद चौधरी साहब अक्सर अपने कॉलम में लिखते हैं कि भाई ये जो है 25 करोड़ आवाम का मुल्क नहीं है, 25 करोड़ चोरों का मुल्क है।
जब इनफरादी तौर पर जो है मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा, आप अपने आप को ठीक कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह जो है पुरुमीद इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान आगे की तरफ निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए बड़ी अच्छी बात आपने कही है और यही आपका मेरे ख्याल में मैसेज है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है आज के दिन के हवाले से। और यही सबको समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने ताईं अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि हम इस सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करें, ये बड़ा ज़रूरी है। दो के मसाइल यकीनन बहुत सारे हैं, लेकिन ये बात भी इससे इनकार नहीं है कि जो हमारे मामलात हैं वो भी दुरुस्त नहीं हैं, उसको भी हमें ठीक करना है। और अगर उसको तरजीह बुनियादों के ऊपर कोशिश करेंगे ठीक करने की, तो उसके बाद फिर जो सोसाइटी के अंदर जो बेहतरी है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। परवेज़ भाई, आखिरी मैसेज क्या होना चाहिए? चलें, यूथ के हवाले से आपने बात की है, गवर्नमेंट को तो हम बहुत सारे एडवाइसेस देते रहते हैं। अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम भी कुछ चीज़ें जो है वो लिख कर भेजते हैं, लेकिन उसको जो है वो सेट असाइड कर दिया जाता है, कहते हैं ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है और ये तो मटेरियलाइज़ नहीं हो सकती कि जो आप बातें बता रहे हैं। लेकिन मैसेज क्या होना चाहिए? चलें, देखिए मैसेज हमारे पास हम कोशिश करें, कोशिश ये करें कि जो हमारे इश्यूज़, जो कारोबारी इश्यूज़ हैं, देखें मैं हमेशा एक चीज़ को भी आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हर मुल्क के अंदर जो है ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि कारोबार चलेगा तो मुल्क चलेगा। देखें हर डिपार्टमेंट, जो हर बंदा जो है ना, देखें इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वो चलनी चाहिए। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी का गला दबा के ना आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब जो है ना हम ये कर लेंगे, ये अचीव कर लेंगे, ये अचीव कर लेंगे। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। इकोनॉमिक साइकिल चलेगा, मनी इन सर्कुलेशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जेब में पैसे होंगे, इकोनॉमिक साइकिल चलेगा तो पाकिस्तान का पहिया उसी तेज़ी से ज़्यादा चलेगा। देखेंगे लोगों के जो पॉकेट में पैसे होंगे, लोग हमारे यहाँ महंगाई करके हर चीज़ के ऊपर टैक्सेस की भरमार करके जो है ना लोगों की कमरें तोड़ दी हैं। आप देखें ना बिजली के इतने बड़े बड़े बिल, गैस के इतने बड़े बड़े बिल, ये तो यार अपने जो बड़ी बड़ी जो इकनॉमी होती है ना उसमें भी इतने सारे टैक्सेस नहीं होते, उसमें भी इतने सारे वो नहीं होते हैं। अभी कहते हैं ना कि भाई आप एक छोटी सी कोई टूथपेस्ट लेने जाते हैं ना तो उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। अब आप लोगों को कहते हैं कि भाई लोग टैक्स नहीं देते या कारोबारी चोर हैं, तो भाई अगर ये सारी चीज़ें हैं तो भाई हर अब टूथपेस्ट पे तो टैक्स दे रहे हैं, कोई भी चीज़, मोबाइल टेलीफोन का एक आप सिम लेते हैं ना या चार्ज कराते हैं ना तो उसके ऊपर भी जो है ना आपको टैक्स है। तो आप हर चीज़ के ऊपर, तो आपका क्रेडिट कार्ड पे जाओ तो टैक्स है। तो देखें जब तक आप लोगों को ये छोड़ दें कहना कि यार ये चोर है, आप लोगों को उसके इकोनॉमिक कहते हैं ना कि फोल्ड के अंदर उनको वेलकम करें, उनकी जो है ना तकलीफ़ें जो है ना वो मिनिमाइज़ करें और कोशिश करें कि ये पैसा जो है ना गवर्नमेंट जो अपने पास पहले से एडवांस में पैसा लेके लोगों के जेब से पैसा निकाल के ना वो खर्च करती है अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में, और उसका जो रिजल्ट नहीं आता है वो लेट द पीपल हैव द मनी और वो पैसा खर्च करे, हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ बढ़े, हमारे लोगों के लिए जैसे कहते हैं ना कि मनी इन सर्कुलेशन विल ब्रिंग लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो मेरा तो यही मैसेज है कि यार लोगों के ऊपर जो है ना वो प्रेशर कम डालें, क्योंकि वैसे ही लोगों की कमर टूट चुकी है। तो लेट पीपल ग्रो। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो फिर प्रॉस्पेरिटी आएगी। इससे सो कनेक्टेड है। गवर्नमेंट को सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि इदारों के अंदर ख़ासतौर पर करप्शन है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं, अगर इनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लिया जाए या यहाँ पर अगर चीज़ों को बेहतर बना लिया जाए, अकाउंटेबिलिटी यहाँ प्रिवेल करेगी, तो फिर आप देखेंगे सोसाइटी में आपको बेटरमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ परवेज़ मद्रासवाला साहब का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मोहम्मद अख्तर हुसैन साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इंशाल्लाह उनको जहमत देते रहेंगे, क्योंकि जो इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना होगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।